प्रदर्शनकारी छात्रों से बातचीत करेंगे राष्ट्रपति। सेना की मौजूदगी में युवाओं और राष्ट्रपति के बीच बैठक होगी। प्रदर्शनकारियों और सेना के बीच भी बातचीत हुई है। तो ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। जिस तरह का अनरेस्ट नेपाल में हम देख रहे हैं, वहां पर आज बहुत अहम दिन हो सकता है, क्योंकि प्रदर्शनकारी छात्र जिन्होंने कानून हाथ में लिया, जिन्होंने तोड़फोड़ की, आगजनी की और ज्यादातर जो संपत्तियां हैं, नेपाल की सरकारी संपत्ति हो या पब्लिक प्रॉपर्टी हो, उसे भी नुकसान पहुंचाया, कानून हाथ में लिया। और ऐसे में सेना की मौजूदगी में बातचीत ये होने वाली है। इसके जरिए अब रास्ता तैयार होगा शांति का, कि कैसे नेपाल में शांति रहे। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पिछले 2 दिन से लगातार ये हालात बने हुए हैं नेपाल में। विद्रोह पर आज ये बहुत बड़ी बैठक है जो आगे भविष्य तय करेगी नेपाल का। नेपाल में विद्रोह की आग भड़की। पहले बात शुरू हुई थी सोशल मीडिया बैन से, फिर अलग अलग पहलुओं पर जो गुस्सा था वो फूट पड़ा। कानून युवाओं ने हाथ में ले लिया। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी आपको दें, हिंसा और विद्रोह पर नेपाल दावा सामने आया है। आंदोलन की आड़ में दुष्कर्म की कोशिश हुई है। नेपाल आर्मी ये कह रही है दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। नेपाल आर्मी कह रही है कि हिंसा और विद्रोह के दौरान इस आंदोलन की आड़ में दुष्कर्म की भी कोशिशें हुई हैं, जिन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो नेपाल आर्मी ने अब सब कुछ अपने हाथ में लिया है और कह रहे हैं कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हिंसा अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी, सेना ये क्लियर कर रही। कल भी देखिए बहुत सारी तस्वीरें सामने आई जहां पूर्व प्रधानमंत्री को बचाती सेना दिखाई दी। सेना पूरे शहर में जिस तरह की हिंसा का माहौल था, अराजक माहौल था, उसे संभालते दिखाई दी। और अब सेना कमान अपने हाथ में ले चुकी है और खुलासे भी हो रहे हैं। और नेपाल में युवा क्रांति की आग से वहां के भ्रष्ट नेताओं का कोई ठिकाना अब नहीं बच सका है। सरकारी इमारतों से लेकर ओली सरकार के मंत्रियों और पूर्व मंत्रियों के घरों पर नौजवानों ने अटैक कर दिया। ओली का घर फूंक दिया गया, प्रचंड के घर पर तोड़फोड़ हुई, पौडेल के घर में आग लगा दी गई, खनल के घर में हमला हुआ है, देवा के घर को भी आग के हवाले किया गया, संसद में आग लगाई गई। ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नेपाल में हुई हिंसा 1 या 2 दिन की पटकथा नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई महीनों की कहानी छिपी है। लेकिन आपके मन में ये जरूर होगा कि आखिर वो कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने नेपाल की सरकार के खिलाफ ऐसा आंदोलन खड़ा कर दिया कि सरकार को घुटनों पर आना पड़ा। हमारी इस रिपोर्ट में देखिए नेपाल हिंसा के 3 सबसे बड़े सूत्रधार। नेपाल में जारी हिंसा, जिसने नेपाल के ज्यादातर शहरों को बर्बाद कर दिया। सबसे ज्यादा नुकसान नेपाल की राजधानी को हुआ। तख्ता पलट की मांग के बीच नेपाल में हुई हिंसा आगजनी ने देश को इतना गहरा जख्म दिया, जिसकी भरपाई में बहुत वक्त लगेगा। लेकिन आपके मन में इस सवाल ने जरूर चहलकदमी की होगी कि आखिर वो कौन से चेहरे हैं जिसने नेपाल में वहां की मौजूदा सरकार के सामने इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन खड़ा कर दिया कि नेपाल की सरकार को घुटनों पर आना पड़ा। न सिर्फ घुटनों पर, बल्कि राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री और पूरे सरकारी महकमे को इस्तीफा देना पड़ गया। तो आपकी टीवी स्क्रीन पर ये वो 3 नाम हैं, सुदन गुरुंग, राम लामिछाने, बालेन शाह, जिन्होंने केपी ओली सरकार को जड़ से उखाड़ फेंका। ऐसे में इन तीनों चेहरों से पर्दे हटाते हैं और जानते हैं कि आखिर कैसे इन 3 लोगों ने मिलकर इस आंदोलन को न सिर्फ खड़ा किया, बल्कि अपने विचारों से सींचा भी। नेपाल में तख्ता पलट का सूत्रधार नंबर 1 सुदन गुरुंग। नेपाल में प्रदर्शन का बारूद लगातार दूसरे दिन भी सुलगता रहा। इसे बस इंतजार था एक चिंगारी का। केपी ओली सरकार ने सोशल मीडिया पर बैन लगाया तो इस मुद्दे ने बारूद पर चिंगारी लगाने का काम किया। फैसला आते ही हामी नेपाल नाम के एक संगठन ने युवाओं को संगठित करने का काम शुरू किया। 36 साल के सुदन ही इस संगठन के लीडर हैं। सुदन गुरुंग ने मौका देखते हुए युवाओं तक अपनी बात पहुंचाई
और फिर जो हुआ वो अब पूरी दुनिया देख रही है। सुदन गुरुंग के एनजीओ का रजिस्ट्रेशन 2020 में हुआ। इसमें इन्हें सोशल एक्टिविस्ट बताया गया। गुरुंग का संगठन नेपाल में आने वाली प्राकृतिक आपदाओं और तमाम तरह की कठिनाइयों में मदद करने का दावा करता है। गुरुंग का ये संगठन युवाओं में बहुत मजबूत है। यही वजह है कि उनके एक आवाज पर हजारों युवा सड़कों पर उतर आए। नेपाल में तख्ता पलट का सूत्रधार नंबर 2 रवि लामिछाने। रवि लामिछाने नेपाल की राजनीति का जाना माना नाम है। रवि लामिछाने नेपाल के पूर्व डिप्टी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी रह चुके हैं। रवि लामिछाने राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। नेपाल में तख्ता पलट का सूत्रधार नंबर 3 बालेन शाह। नेपाल के युवा उन्हें भ्रष्टाचार विरोधी राजनीति का प्रतीक मानते हैं। यही कारण है कि वो युवाओं के बीच देवबा, ओली, प्रचंड जैसे जमे हुए नेताओं के विपरीत एक बेदाग विकल्प के रूप में उभरे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने ही पर्दे के पीछे इस आंदोलन को समर्थन दिया और युवाओं को सरकार पर दबाव डालने के लिए मजबूर किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर युवाओं की असहमतियों को सड़कों पर उतारा और देश में एक बड़े तख्ता पलट को अंजाम दिया। लेकिन अब इन हालातों के बीच नेपाल का राजनीतिक भविष्य क्या होगा और अगर नेपाल में अंतरिम सरकार का गठन होता है तो उस गठन में इन तीनों तख्ता पलट के सूत्रधारों की भूमिका क्या होगी? इसके लिए अभी शायद इस अस्थिर हालातों में स्थिरता का इंतजार करना होगा। और लगातार नेपाल से बड़े अपडेट्स मिल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको देते हैं। नेपाल विद्रोह के बीच आर्मी ने ऐलान कर दिया है अब कड़ा एक्शन लिया जाएगा। नेपाल सेना कड़ा एक्शन लेगी। जो आगजनी करेंगे उन पर भी एक्शन लिया जाएगा। तो लोगों पर हमला करने वालों को भी नहीं छोड़ा जाएगा। सेना ने क्लियर कर दिया है उपद्रवियों पर सख्त एक्शन लेंगे। तो अभी तक तो देखिए बहुत नुकसान पहुंचा है नेपाल को। आम लोगों के साथ यहाँ पर उनकी संपत्तियां पूरी तरह से जला दी गई, आगजनी की गई है, पत्थरबाजी हुई है, बहुत सारी पब्लिक प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी, सबको नुकसान पहुंचाया गया है। छेड़छाड़ की भी जानकारी मिल रही है। यहाँ तक कि सेना ने यह भी कहा है कि दुष्कर्म किया गया है ऐसे आंदोलन के आड़ में। तो लेकिन अगर ये सब कुछ होता है तो एक एक को पकड़ा जाएगा, ये नेपाल सेना कह रही है। इस बीच नेपाल सुप्रीम कोर्ट ने आज की सभी सुनवाइयों को टाल दिया है। कल अनिश्चित काल के लिए स्थगित की गई है। हालात सामान्य होने तक सुनवाइयां नहीं होंगी, सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया है। क्योंकि अभी फंक्शनल मोड में नहीं है सरकार, फंक्शनल मोड में पूरा देश ही नहीं है। ऐसे में पहले पूरा फंक्शनल मोड में आएगा और उसके बाद हियरिंग्स होंगी। अभी नेपाल सुप्रीम कोर्ट ने आज की सुनवाई टाली और कल की भी सुनवाई अनिश्चित काल तक, जब तक एक बैलेंस नहीं बन जाता है, नेपाल की एक अंतरिम सरकार नहीं बन जाती है, नेपाल एक सुरक्षित हाथों में नहीं आ जाता है, तब तक ये सुनवाइयां नहीं होंगी। हालात सामान्य होने का इंतजार किया जाएगा। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय को भी आग के हवाले कर दिया गया था। वो तस्वीर जो आप देख रहे हैं न्यायालय की धुआं उठती हुई, वो पिछले 2 दिनों की तस्वीरों में से एक है और यही स्थिति रही है नेपाल में। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक हालात अब सामान्य नहीं होते तब तक हियरिंग्स नहीं होंगी। देखिए, नेपाल में विरोध की आग बढ़ती ही जा रही है और सेना की अपील का भी कोई खास असर अब तक होता नहीं दिखाई दिया है। युवा नेपाल की सड़कों पर डटे हुए हैं और अब लगने लगा है कि सोशल मीडिया बैन पर विवाद सिर्फ बहाना था। दरअसल प्लानिंग सत्ता पलटने की थी और यही हिंसा का मुख्य कारण भी था। ऐसे में नेपाल के रैपर, सिंगर और एक एक्टिविस्ट का नाम सामने आया है जो नेपाल में हो रही हिंसा के 2 मुख्य कारक बताए जाते हैं, जिनके पोस्ट से युवाओं को सड़कों पर आने पर मजबूर कर दिया। बालेन शाह की हम बात कर रहे हैं, कैसे उनका पूरा इसमें इन्वॉल्वमेंट सामने आया, कैसे उनका पोस्ट इतना भयंकर हो गया कि लोग सड़कों पर बड़ी संख्या में उतर गए। रिपोर्ट के जरिए आपको बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर बैन के बहाने से शुरू हुआ हंगामा पहले सड़कों पर अगलगी कर रहा था,
लेकिन सरकार की नीतियों के विरोध का बारूद उस धमाके का कारण बना जिसे आज पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन इस हिंसा के पीछे दो चेहरों का जिक्र हो रहा है। पहला नाम है बालेंद्र शाह का, तो दूसरा सुदन गुरंग का। बालेंद्र शाह सोशल मीडिया पोस्ट पर खुद को 35 साल का कहते हैं, लेकिन स्वतः स्फूर्त आंदोलन के लिए 25 साल के युवाओं को आंदोलन की आग में झोंक देते हैं। बालेन अपने मोबाइल पर उंगलियां फेर रहे होते हैं तो राजनीतिक दलों को सरल लहजे में रैली में शामिल नहीं होने की हिदायत भी देते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा है कि इसे ज्यादा से ज्यादा यूथ तक पहुंचाने में काठमांडू के मेयर और नेपाली रैपर बालेन शाह की फेसबुक पोस्ट ने एक बड़ी भूमिका निभाई है। बालेन शाह ने 7 सितंबर को एक पोस्ट किया था जिसमें लिखा था, कल 8 सितंबर की रैली साफ तौर पर युवाओं की है। मैं 28 साल से कम उम्र का हूं, लेकिन अब मैं उसकी तुलना में बूढ़ा दिखता हूं। रैली में कोई भी पार्टी लीडर, कार्यकर्ता या सांसद अपने निजी फायदों के लिए शामिल नहीं होना चाहिए। नेपाल में 2 दिनों से हजारों युवा सड़कों पर हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे आंदोलन का ना कोई नेता है, ना कोई चेहरा है और ना ही कोई संगठन है। जिस लिहाज से नेपाल में हिंसा भड़की, उससे साफ है कि यह सब एक दिन में नहीं हुआ। करप्शन को लेकर लोगों के अंदर आग धधक रही थी। सोशल मीडिया पर बैन ने उस आग को हवा दी, लेकिन अब तक ये साफ नहीं है कि गुस्से की आग के लिए चिंगारी कहां से निकली। जो प्रदर्शन कल शाम ढलते ढलते वर्ल्ड हेडलाइन बन गया, उसके लिए प्रशासन से इजाजत ली गई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो नेपाल में बीते कई दिनों से स्टॉप करप्शन और वेकअप नेपाल जैसे हैशटैग ट्रेंडिंग थे, लेकिन नेपाल में हो रहे तांडव के पीछे अकेले बालेन का नाम नहीं तैर रहा। एक नाम और भी है, सुदन गुरंग का, जो हामी नेपाल के संस्थापक और मुखिया हैं। इवेंट मैनेजमेंट से लेकर एक एक्टिविस्ट तक की पहचान अब युवाओं के बीच एक विकल्प के तौर पर उभरता हुआ नाम है। गुरंग ने सोशल मीडिया को हथियार बनाकर युवाओं को जोड़ा। इंस्टाग्राम, डिस्कॉर्ड और अन्य प्लेटफॉर्म पर उन्होंने युवाओं से बातचीत की। 8 सितंबर के आंदोलन से पहले उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा कि हम अपनी आवाज उठाएंगे, मुट्ठियां भींचेंगे, हम एकता की ताकत दिखाएंगे, उनको अपनी शक्ति दिखाएंगे जो नहीं झुकने का दंभ भरते हैं। इस पोस्ट ने लाखों युवाओं को प्रभावित किया और देखते ही देखते पूरा आंदोलन भड़क उठा। नेपाल बदलाव की राह पकड़ चुका है। युवा अब युवाओं की सरकार के सपोर्ट में है, तो युवाओं के पीछे बालेन और गुरंग का नाम भी इसे बल दे रहा है। लेकिन सवाल अभी भी मौजूद है कि क्या इस बड़ी तबाही और हिंसा के पीछे केवल यही दोनों हैं, या फिर जो हो रहा है, या फिर जो ट्रेंड सेट किया जा रहा है, उसके पीछे किसी बड़ी ताकत का हाथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बहुत सारे ऐसे छुपे हुए किरदार हैं जो धीरे धीरे सामने आ रहे हैं, लेकिन नेपाल को अब अपना असली रास्ता तलाशना होगा। हिंसा कोई रास्ता नहीं है। ऐसे एक स्थायी सरकार जब तक नहीं बनती तब तक नेपाल में हालात सामान्य नहीं होंगे। ऐसा हमने देखा है, श्रीलंका में देखा है, बांग्लादेश में देखा है। श्रीलंका में भी हालात सामान्य होने में वक्त लग गया, बांग्लादेश की भी कमोबेश यही स्थिति रही और वही पैटर्न नेपाल में देखा गया है। अब ऐसे में आज जो मुलाकात होने वाली है युवाओं के बीच, राष्ट्रपति के बीच, सेना के बीच, उसमें क्या रास्ता निकलता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। कौन नेपाल की कुर्सी पर बैठेगा, कौन ऐसे इस तरह के अराजक माहौल में सत्ता संभालेगा, लोगों को संभालेगा, ये प्रश्न बना हुआ है। लेकिन क्योंकि हम कह रहे हैं कि बहुत सारे चेहरे हैं जो रनिंग में हैं, जो युवाओं की पसंद है, चलिए आपको फटाफट बताते हैं कि कौन कौन से ऐसे चेहरे हैं जो नेपाल की सत्ता संभाल सकते हैं। देखिए, अब बात सदन गुरुंग की कर लेते हैं। एनजीओ संचालक है, क्या काठमांडू की कुर्सी पर ये बैठेंगे? क्योंकि ये कुर्सी ऐसी है जिसमें कांटों भरा ताज समझ लीजिए। वहीं दूसरा चेहरा कौन है? दूसरा चेहरा है रवि लामिछाने, पूर्व उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इनको भी युवा पसंद कर रहे हैं। हो सकता है कि इन्हें वो कुर्सी संभालने का मौका दिया जाए। और तीसरा नाम जो सबसे ज्यादा चर्चा में बना हुआ है, जो कहा जा रहा है कि जिस पोस्टर को इन्होंने पोस्ट किया, बालेन शाह ने, जो मेयर हैं काठमांडू के, उसी पोस्टर के बाद लोग सड़कों पर उतरे। तो ये नाम भी चल रहा है क्योंकि ये रैपर रह चुके हैं। पहले इंजीनियर थे, फिर रैपर हुए, फिर राजनीति में
आए तो बालेन शाह से युवा खुद को ज्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं, जेनजी कनेक्ट कर पा रहा है। ऐसे में क्या इनका नाम होता है? इस पर आज दिन भर की हलचल पर हमारी नजर है। लेकिन नेपाल में युवाओं के तांडव ने भारत की भी अब चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि पड़ोसी मुल्क है और ऐसे में उग्र आंदोलन को देखते हुए भारत ने नेपाल की सीमा से सटे अपने बॉर्डर्स पर सुरक्षा को पुख्ता कर दिया है। रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखा रहे हैं। नेपाल में हिंसा, भारत बॉर्डर पर बढ़ी सुरक्षा। नेपाल में उग्र प्रदर्शन, सीमा पर हलचल। सोशल मीडिया पर बैन को लेकर शुरू हुए आंदोलन की आग नेपाल में लगी, लेकिन चिंगारी भारत में भी बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। यही कारण है कि भारत की सरकार और एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ गई हैं। नेपाल से लगी भारतीय सीमा पर पहरा बढ़ा दिया गया है। दिल्ली में भी नेपाली दूतावास की सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई। तस्वीरें नेपाल सीमा से सटे उत्तर प्रदेश के बहराइच और महाराजगंज की है। नेपाल के बांका जिले में प्रदर्शनकारियों के तांडव के बाद बहराइच में एसएसबी ने मोर्चा संभाल रखा है। बॉर्डर पर हर तरह की आवाजाही को पूरी तरह से रोक दिया गया है। स्थानीय पुलिस और एसएसबी के जवान लगातार गश्त कर रहे हैं। बड़ी संख्या में जवानों को तैनात कर पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। बॉर्डर की जो नागरिक है उनको मैं सुरक्षित रखूं और ज़्यादातर मेरी जो है वो मेरे इंडियन साइड के नागरिक हैं, उनको मैं सुरक्षित रख पाऊँ। बाय द सेम टाइम मेरा ये ध्येय भी रहता है कि मेरे पड़ोसी देश के जो बॉर्डर के लोग हैं वो भी सुरक्षित रहें, उनको भी किसी तरह की कोई जनहानि ना होने। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सत्ता भरभरा कर गिर चुकी है, लेकिन युवाओं का आक्रोश कम होने का नाम नहीं ले रहा है। भारत नेपाल सीमा पर यूपी के महाराजगंज से सटे नेपाल के कस्टम कार्यालय को प्रदर्शनकारियों ने जलाकर राख कर दिया है। उसके बाद महाराजगंज को संवेदनशील मानते हुए लोगों के आने जाने पर रोक लगा दी गई। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए रात भर महाराजगंज के डीएम और एसपी मौके पर मुस्तैद नजर आए। तो हमारे नागरिकों को, हमारे क्षेत्र के जो भी यहाँ के रहने वाले लोग हैं, उनको किसी भी प्रकार की, किसी भी तरह से घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल यहाँ पे स्थिति सामान्य है और सारी यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद है और कोई भी यहाँ पे कोई कठिनाई नहीं। नेपाल के युवाओं की लड़ाई भारतीय पर्यटकों के लिए भी मुसीबत का सबब बन गई है। फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से कई पर्यटक परेशान नजर आ रहे हैं। एग्जाम देगा नमस्कार। बहुत कष्ट से मेचे आए, हॉस्पिटल से आए हैं। उधर मतलब अभी सिचुएशन मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। जो लोकल पब्लिक है ना, उन्होंने मतलब पुलिस से वेपन मतलब हाथ में उठा लिया। तो अभी तो आज से 10-15 दिन स्ट्राइक चलेगा उधर। अभी बहुत अच्छा लगा, मतलब जान वापस आ गया। मतलब इंडिया तरफ साइड ठीक ही है, काकरबिटा तरफ अभी नेपाल साइड जो है उस साइड में ठीक नहीं है। पब्लिक मूवमेंट शुरू हुआ, सिर्फ ओनली जो हमारा इंडियन भाई लोग जो उस पार है उन लोगों को सिर्फ लेके आ रहे हैं और इधर जो नेपाल का भाई लोग है उन लोगों को भेजा जा रहा है। चलिए अब आपको बताते हैं कि नेपाल से सटे यूपी के बहराइच और महाराजगंज कितने संवेदनशील हैं और सुरक्षा चाक चौबंद होना क्यों जरूरी है। नेपाल भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार से अपनी सीमा साझा करता है। नेपाल के जिस बांके जिले में हिंसा भड़की, यूपी के बहराइच से उसकी दूरी करीब 100 किलोमीटर। तो वहीं महाराजगंज में जिस सनौली बॉर्डर को सील किया गया है, काठमांडू में उसकी दूरी करीब 250 किलोमीटर है। सनौली से ही सबसे व्यस्त बॉर्डर है। बिहार के रक्सौल से नेपाल का सबसे विकसित औद्योगिक शहर वीरगंज जुड़ा है। सुरक्षा के मद्देनजर इन इलाकों में एजेंसियों की पैनी नजर है। पड़ोसी मुल्क नेपाल से भारत के संबंध तो ठीक ठाक ही रहे हैं, लेकिन हिंसा की चिंगारी कब बड़े विस्फोट में बदल जाए कहा नहीं जा सकता। इसलिए सीमाओं पर सुरक्षा जरूरी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हिंसा के बाद नेपाली सेना की बड़ी कार्रवाई है। हिंसा करने वाले 27 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। लूटे गए हथियारों की खोज में
तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। 3.25 करोड़ कैश भी बरामद कर लिया गया है। अब देखिए, सेना के एक्शन में आने के बाद से ये सारी कार्रवाई की जा रही है। जो उपद्रवी आ गए थे, जो हिंसक प्रदर्शनकारी आ गए थे, जो उग्रवादी कह सकते हैं हमें आ गए थे, क्योंकि उन्होंने सारी सरकारी संपत्तियों को जला दिया है, पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को जला दिया है। और तब अब जब सेना एक्शन में आई है तो अभियान चल रहा है, कैश बरामद किए जा रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी अपडेट है, आंदोलनकारी युवाओं की सरकार से मांग है, मारे गए लोगों को शहीद का दर्जा दिया जाए। यह बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, और यह खबर बताती है कि यह जो प्रदर्शन है वो किसी और मुड़ सकता है। अभी ये आग खत्म होने वाली नहीं है। अब बताइए, ये कह रहे हैं कि जो लोग मारे गए हैं, जिन्होंने हिंसा की है, अब उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए। देखिए, नेपाल के हिंसा के मुहाने पर खड़ा हो गया है, वहां पर कैसे अराजकता फैल गई है। ये टीवी स्क्रीन पर चल रही तस्वीर इस बात की गवाही दे रही है, बता रही है कि नेपाल में अब कुछ नहीं बचा है, सब कुछ जलकर राख होने लगा है। हालांकि एक एक अपडेट हम आपको दे रहे हैं। ये निकलता हुआ धुआं, हर गली से निकलता हुआ धुआं, संसद से निकलता हुआ धुआं, ये बता रहा है कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हुए एक और अपडेट आपको देते हैं। नेपाल में क्रांति की आग से अब भारी तबाही मची है। ये जो तबाही है वो हिंसा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखेंगे मेरी दोनों ओर ये तस्वीरें चल रही हैं। संसद से लेकर सड़क तक हिंसा और आगजनी की गई है। हालांकि हिंसक आंदोलन और ओली सरकार के तख्ता पलट के बाद अब नेपाल में शांति कहीं कहीं तो आने लगी है। सेना और पुलिस नेपाल के शहरों में गश्त कर रही हैं। अब हम आपको वहां से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। कैदी भाग गए थे। उसके बाद से देखिए, यहाँ के जो सेना के जवान हैं वो लगातार मार्च कर रहे हैं। कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है, सुबह 8 बजे तक था लेकिन उसे फिर और आगे बढ़ा दिया गया है। यानी दोनों तरफ आप दुकानें दिखाइए, दोनों तरफ दुकानें बंद हैं, लोग छतों पर हैं, अपने घरों में हैं। और उसके बाद जो सेना के जवान हैं वो लगातार मार्च कर रहे हैं। आप हथियार देखिए, अत्याधुनिक हथियार, और उनके साथ ये नेपाल पुलिस और सशस्त्र पुलिस जो है वो लगातार मार्च करते हुए इस जलेश्वर के हालात को काबू में करने की कोशिश और शांति बनाने की कोशिश लगातार की जा रही है, शांति बनाए रखने की कोशिश की जा रही है ताकि लोगों में एक भरोसा भी आ सके। आज जरूर राष्ट्रपति से प्रदर्शनकारियों के डेलीगेशन की भी मुलाकात की खबरें हैं। काठमांडू में जरूर कुछ घटनाएं हुई हैं, लेकिन जलेश्वर में फिलहाल सेना के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया है। कल सेना अध्यक्ष ने संबोधन में भी अपील की थी आम जनता से कि आप शांति बनाए रखें और आपकी जो बातें हैं वो पूरी की जाएगी। जो कि प्रधानमंत्री जो केपी ओली हैं वो इस्तीफा दे चुके हैं, पूरी सरकार इस्तीफा दे चुकी है। वित्त मंत्री को कल पीटा गया। पूर्व पीएम झलनाथ खनाल के घर को जला दिया गया, जिसमें उनकी पत्नी जिंदा जलकर उनकी मौत हो गई। तो बहुत स्थिति भयावह है, बहुत स्थिति कल जो थी वो अनियंत्रित हो गई थी, लेकिन फिलहाल अब नियंत्रण में लाने की कोशिश की जा रही है। जहां भी जो गली है, जो शहर के मुख्य चौराहे हैं, उन चौराहों को सिक्योर किया जा रहा है। उन जगहों पर खुद ये सेना के जवान मार्च कर रहे हैं ताकि लोग अपने घरों में ही रहें। अपील की जा रही है कि आप कर्फ्यू लागू है, अभी घरों में रहें, आप बाहर ना निकलें, दुकानें बंद रखें। तो सारी दुकानें बंद हैं, लोग ज़रूर अपने अपने घरों में बंद होकर इस नज़ारे को देख रहे हैं। कई लोगों से हमने बात करने की कोशिश की, खुलकर बात करने को भी तैयार नहीं है। ये एक डर और खौफ का माहौल तो है, लेकिन फ़िलहाल उसे कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोग भी हमारे साथ हैं। क्या हुआ था कल जलेश्वर में? कल हम नहीं थे यहाँ। आप नहीं थे? तो यहाँ पर देखिए, ये जलेश्वर का एक मंदिर है। ये हम उनके साथ जो सुरक्षा बल हैं उनके साथ ही लगातार हम घूम रहे हैं। जो मार्च वो कर रहे हैं उनके साथ ही हम लगातार घूम रहे हैं। और इन सभी जगहों पर जितने भी लोग हैं, अगर दुकानें कहीं खुली हुई तो उन्हें कहा जा रहा है कि आप बंद रखिए। अभी स्थिति काबू में करने की कोशिश की जा रही है। लगातार कोशिश हो रही है कि जितनी जल्दी से जल्दी हालात को काबू में किया जा सके। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं सर? बस यहीं से आ रहा है जी। तो कल जलेश्वर में ही थे? नहीं थे। कल जेल ब्रेक हुआ, आप सुने होंगे। जेल मालूम नहीं है वो। देखिए, ये दुकान खुली हुई थी, इस दुकान को भी बोला गया कि आप बंद रखिए। यानी दुकानें अगर कहीं भी हैं तो उसे बंद रखा जा रहा है। जो भी लोग हैं वो अपनी दुकानों को कुछ देर के लिए अगर खोला भी था तो वो उसे बंद किया जा रहा है। फिलहाल जो सुरक्षा बल हैं वो लगातार मार्च करते हुए शहर के मुख्य चौराहों, गलियों तक जा रहे हैं।